लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगला के पंख का भाग 1 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 26 जनवरी सन 1954 के दिन सुबह मुरादाबाद एक्सप्रेस से एक युवक तीसरे दर्जे के डिब्बे से निकला और यात्रियों की भीड़ भाड़ को पार करता हुआ स्टेशन से बाहर आया। युवक की आयु कोई 28 बरस की होगी। रंग उसका किसी कदर श्याम, शरीर हृष्टपुष्ट और सुगठित, चेहरा सुडौल, आंखें बड़ी बड़ी और दांत सुंदर थे। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े मैले थे। वो खाकी जीन की एक पुरानी पतलून और मैली कमीज पहने था। पैरों में पुराना शू था जो दांत दिखा रहा था। डिब्बे की भीड़ में वो रात को सो नहीं पाया था। इससे इस समय उसका मन आलस्य से भरा था। वो जिला मुरादाबाद की अमरोहा तहसील के किसी कस्बे का रहने वाला था। जात का वो मेहतर था, परंतु उसके माता पिता सदा अंग्रेज साहब लोगों के बैरा खानसामा रहे थे। वो भी साहब लोगों की नौकरी में बचपन ही से रहता आया था। दिल्ली, मेरठ, शिमला, लखनऊ और बंबई तक उसने नौकरी के सिलसिले में यात्राएं की थीं। लखनऊ में एक उच्च श्रेणी के सिविलियन साहब की कृपा से और उसकी नौकरी में 6 साल रहने से वो काफी अंग्रेजी और उर्दू सीख गया था। हिंदी उसने अपने बचपन में सीखी थी। वो अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेता था। उच्चारण उसका बिल्कुल अंग्रेजों की भांति था। लखनऊ में जब वो साहब लोगों की नौकरी में रहता था तो उसकी दोस्ती साहब के बावर्ची रमजान से हो गई थी। रमजान उसी की आयु का तरुण मुसलमान था। उसे शायरी का शौक था। वो सदा ही कुछ गुनगुनाया करता था। उसकी सोहबत और दोस्ती का असर इस तरुण पर भी पड़ा और वो भी उर्दू शायरी करने लगा। उसके साथ कभी कभी मुशायरों में भी आने जाने लगा। इन सब कारणों से उसकी भाषा निखर गई और तबीयत संस्कार पूर्ण हो गई। लखनऊ शहर, मुसलमानों की सोहबत, अंग्रेज हाकिम की नौकरी, शायरी का शौक, इन सब ने मिलाकर उसे एक सभ्य शिष्ट युवक बना दिया था। अंग्रेजों के साथ रहने और उनके रहन सहन के तौर तरीके देखने से वो भी नफासत पसंद हो गया था। जब वे साहब पेंशन लेकर विलायत जाने लगे तब अपने एक दोस्त अंग्रेज के यहाँ उसे नौकर रखा गए थे, जो सेना में एक कर्नल थे। मिजाज के वे बड़े सख्त थे, परंतु उनकी स्त्री बड़े मौजी स्वभाव की स्त्री थी। उसकी आयु भी कर्नल से बहुत कम थी। कर्नल की वो कुछ परवाह न करती थी। कर्नल कुछ बीमार भी रहता था। इससे उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया था। इस कारण भी मेम साहब से उसकी प्रायः खटपट बनी रहती थी। कर्नल का खानसामा एक गोआनी ईसाई था। उसका रंग आबनूस के कुंदे की भांति काला था। वो खूब धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल लेता था। दूसरे नौकर चाकर भी मद्रासी थे। उनका रहन सहन और रंग ढंग मेम साहब को पसंद न थे। उनकी अपेक्षा वो तरुण उन्हें पसंद आ गया था। उसकी तबीयत में लखनवी नज़ाकत लताफत थी, शायराना लटक थी। वो खुशमिजाज, हंसमुख, स्वस्थ, सुंदर तरुण था। मेम साहब के मन को वो भा गया। तिस पर वो अच्छी उर्दू बोलता था। मेम साहब को उर्दू सीखने का शौक था। उन्होंने इस तरुण से उर्दू सीखना आरंभ किया और उस पर प्रसन्न होकर उसे अपने सब नौकरों का सरदार बना दिया तथा बाजार से सौदा सुलफ लाने का काम उसके सुपुर्द किया। मेम साहब के घर का हिसाब किताब भी वही रखता था। वो सब काम फुर्ती से और प्रसन्नता से करता था। बुद्धिमान और चतुर था, नफासत पसंद था। इसलिए मेम साहब के मन पर वो चढ़ता ही चला गया। धीरे धीरे वो मेम साहब को उर्दू पढ़ाते हुए गजलें और शेर सुनाता। गला उसका सुरीला था। तब तरन्नुम में वो गजल गाकर सुनाता। मेम साहब यद्यपि उसका भावार्थ ठीक ठीक नहीं समझती थीं, पर भाषा और उसके हाव भाव से आविष्ट सी हो जाती थीं। धीरे धीरे सम्मान, आदर, एकांत और तबीयत की एकता के कारण दोनों में अधिक घनिष्ठता बढ़ने लगी। प्रेम संबंधी शेर और गजल सुनाने के साथ ही वो उनका भावार्थ भी मेम साहब को समझाता था। प्रेम के तत्व कविता के परिधान में इस तरुण से सुनकर मेम साहब संयत न रह सकीं। उन्होंने तरुण को आत्मसमर्पण कर दिया।
उन्हीं की सलाह से तरुण ने मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया और वो ठाठ से लखनवी वेश में रहने लगा। शेरवानी, चूड़ीदार पायजामा, किश्तीनुमा टोपी। मेम साहब उसे मुंशी कहकर पुकारती थीं। मुंशी कहने से वो खुश होता था। उसका नाम जुगनू था, पर वो अपना परिचय मुंशी जगन प्रसाद कहकर देता था। जब उसने मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया तो मुंशी मुश्ताक अहमद बन गया। तनख्वाहें भी उसे अच्छी मिलने लगी थी। मेम साहब की कृपा दृष्टि ने उसे और भी अनेक सुविधाएं दे दी थीं। मुसलमान होने के बाद उसका संबंध अपने घर वालों से छूट गया था और अब वो इस बात को लगभग भूल ही चुका था कि वो जन्मजात भंगी है। साहब के बैरा चपरासी, जो अधिकतर ईसाई गोआनी थे, किसी तरह उसकी जाति के संबंध में जान गए थे। वे उससे घृणा करते और उसे तुच्छ समझते थे। अब मुंशी मुश्ताक अहमद का तो दौर दौरा ही और था। अब वे बैराओं, खानसामाओं, चपरासियों को क्या गिनते थे। वो उनकी तनख्वाहें बांटते, मेम साहब का हिसाब किताब रखते, एकांत में मेम साहब की सेवा करते। ये बात वे सब जान गए थे और ऊपरी मन से उसकी आव भगत करते थे। मेम साहब तो चाहती थीं कि वे उसे विलायत ले जाएं। उन्होंने ये बात उससे कह भी दी थी, परंतु दुर्भाग्य से अकस्मात ही प्रसव वेदना में मेम साहब का देहांत हो गया और उनके मरने पर साहब ने मुंशी को बर्खास्त कर दिया। मुंशी खिन्न मन कुछ दिन बंबई की गलियों की खाक छानता फिरा, पर कहीं उसकी नौकरी न लगी। छोटी मोटी खान सामागिरी की नौकरी अब उसे जचती न थी। मेम साहब से वो एक अच्छा सा सर्टिफिकेट भी नहीं ले सका था। जब उसकी जेब में पाई भी न रह गई और यार दोस्तों से वो इतना कर्ज ले चुका कि सब उससे कतराने लगे, तो उसने बंबई छोड़ दी। बिना टिकट सफर करके वो अपने घर आ गया। परंतु अब उसके मिजाज और आदतें बदल चुकी थीं। भंगी का घर और वहां का वातावरण, जिसमें गंदगी, दारिद्र्य, मानसिक दास्ता, अंधविश्वास, कलह और रूढ़िवाद का बोलबाला था, अब उसके लिए सर्वथा अपरिचित हो गया था। वहां 2-4 दिन रहना भी उसके लिए दूभर हो गया। उसकी सगी मां मर चुकी थी और उसका बाप इस बुढ़ापे में एक जवान मेहतरानी 400 रुपये में खरीद लाया था, जिससे उस बूढ़े की अब नित्य जूतम पैजार होती रहती थी। उसकी एक बहन अपने आदमी को छोड़कर उसी गांव में दूसरे घर बैठ गई थी। दूसरी उसी घर में अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसके बाप की उम्र अब यद्यपि 60 को पार कर गई थी, पर बच्चे अभी तक होते जाते थे। इस समय उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, जिनमें एक नई औरत से था जो रोगी रहता था। उसका जिगर बढ़ गया था, पेट बढ़ गया था और हाथ पैर सूख गए थे। इलाज कुछ नहीं होता था। सयाने लोगों की झाड़ फूंक होती थी। गंडे ताबीज बांधे जाते थे। मुर्गा और सूअर की बलि दी जाती थी। बच्चा दिन भर रह रह करता रहता था और उसकी माँ दिन भर गाली गुप्ता, रोना पीटना लगाए रहती थी। वो समझती थी कि उसकी ननद ने टोना कर दिया है। वो व्यंग बाणों से उसी को कोसती रहती थी। उसके बच्चे और ये बच्चे सब नंग धड़ंग, गंदे और आवारा सुअरों के साथ खेलते ऊधम मचाते रहते थे। उसकी बहन का बड़ा लड़का, जो अब 12-14 बरस का था, बहुत आवारा, गर्द और सरकश था। वो बहुधा अपनी मां पर हाथ छोड़ बैठता था। गंदी गाली बकना तो साधारण बात थी। घर में सब मिलाकर 10-12 प्राणी थे, जिनके खाने पीने, रहने सोने का कोई नियम मेल ही न था। वे सब एक ही झोंपड़े में, जो दिन में 2 बार चूल्हे के धुएं से भर जाता था, पशुओं की भांति रहते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि घर भर में सिर्फ एक ही चारपाई थी, जिस पर उसका बूढ़ा बाप रात दिन पड़ा हुआ हुक्का गुड़गुड़ाता, खांसता, थूकता और गालियां बकता रहता था। बाकी सब लोगों को जमीन पर ही सोना पड़ता था। 2 ही 4 दिन में उसका मन ऊब उठा। वो घर से निकला। पहले मुरादाबाद गया, पर वहां उसे कोई नौकरी न मिली। फिर वो शिमला गया, पर वहां भी उसे असफलता ही हाथ लगी। वहां से वो देहरादून आया, जहां एक अंग्रेज परिवार में उसे बावर्ची के काम की नौकरी मिली। पर प्रथम तो वो ठीक ठीक बावर्ची का काम करना नहीं जानता था। दूसरे, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थीं। तीसरे, उस अंग्रेज की औरत बड़ी बददिमाग थी। वो उसे बात बात पर पीठ तक देती थी। यहां उसकी मुंशीगिरी हवा हो गई थी। इसी समय उसे दुर्बुद्धि सूझी और वो चोरी करके भागा, परंतु रंगे हाथों पकड़ा गया
और 8 मास की जेल की सजा हुई। जेल काटकर जब बाहर आया तो युग बदला हुआ था। अंग्रेज भारत को छोड़ चले थे। कांग्रेस का राज्य हो चुका था। उसने दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद फिर कहीं नौकरी करने को हाथ पैर मारे। दिल्ली में एक प्रेस में स्याही लगाने की उसे नौकरी मिली थी, पर 1 सप्ताह से अधिक न चली। वो वहां से निकाल दिया गया। अब वो हर ओर से विवश होकर फिर घर आ गया। उसका बाप मर चुका था और सौतेली माँ ने दूसरा आदमी कर लिया था। वो उसी के बाप के घर में रहता था। उसकी बहन और उसके बच्चे वहां से निकाल दिए गए थे। वो बच्चों को लेकर दूसरे गांव चली गई थी। उसके भाई अब सयाने हो गए थे। सबसे बड़ा नैनीताल चला गया था। वहां उसकी नौकरी लग गई थी। बाकी यहां आवारागर्दी करते फिरते थे। जुगनू को उसकी सौतेली माँ ने और उसके आदमी ने वहां एक दिन भी ठहरने न दिया। साफ कह दिया कि उस घर में उसके लिए जगह नहीं है। आत्मीयता और घरेलू वातावरण की तो बात क्या थी, वहां तो पैर रखने तक की गुंजाइश न थी। वो भाइयों से अपने भाई का पता पूछकर नैनीताल आया। यहां आकर देखा उसका भाई सरकारी कोठियों में मेहतर का काम करता है। कभी अपने मालिक साहब लोगों के साथ वो नैनीताल आ चुका था। तब वो मुंशी बना हुआ था, पर अब तो यहां का वातावरण ही बदला हुआ था। ब्रू के हिल पर, जहां कभी किसी हिंदुस्तानी को जाने तक की इजाजत न थी, गोरे ही गोरे रहते थे। अब एमएलए और ऐसे ही दूसरे लोगों की भरमार हो रही थी, जिनमें बहुतेरे देहाती गंवार और उजड्ड थे। न ये सफाई पसंद थे, न शाह खर्च। बड़ी बड़ी कोठियों में मिनिस्टर और सेक्रेटरी जो रहते थे, वे सब देखने में तो उज्ज्वल खद्दरपोश थे, पर नौकर चाकरों के लिए सूखे ठूंठ थे। अब न नौकरों को इनाम बख्शीश मिलती थी, न आराम। खासकर भंगी के लिए तो अब केवल भंगी के काम को छोड़कर दूसरा काम ही न था। ये अछूतोद्धार करने वाले कांग्रेसी न उन्हें छू सकते थे, न उनका छुआ खा सकते थे। केवल उन्हें हरिजन का खिताब देकर उनके प्रति अपनी सब जिम्मेदारी से पाक साफ हो गए थे। उसके भाई की हालत यहां गांव से भी बदतर थी। तनख्वाह उसे अवश्य 45 रुपया माहवार मिलती थी, परंतु उसे दिन भर निरंतर पाखाने साफ करने पड़ते थे। हर 5 मिनट में उसे टोकरा उठाकर कमोड साफ करना पड़ता था, और उसका ये सिलसिला सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता था। 2 ही दिन में यहां से उसका मन भिन्ना गया और वो भाग खड़ा हुआ। एक बार उसने फिर गांव जाने की सोची, पर उसका मन आगे न बढ़ा। वहां जाए कहाँ, रहे कहाँ, करे क्या? वो जीवन से निराश हो गया। बार बार उसे अंग्रेज याद आ रहे थे, जिनके संसर्ग से वो भंगी से मुंशी बन गया था। उसका जीवन बदल गया था, परंतु अब वो फिर भंगी का भंगी था। उसके सुधार की, विकास की अब कोई आशा नहीं थी। वो कभी निराशा में डूब उतराकर आत्मघात की सोचता, कभी क्रोध में भरकर कांग्रेसियों को गाली देता, कभी दुख में भरकर रो पड़ता। बहुधा उसे भूखा सड़क के किनारे सोना पड़ता। भंगी का काम वो कर ही न सकता था, और दूसरा काम कोई उसके अनुकूल मिलता न था। अब करे तो क्या करे? वो फिर मुरादाबाद आ गया। वहां उसने राजमजदूरों के साथ गारा मिट्टी ढोने का काम शुरू किया। वहां उसने सुना दिल्ली में बहुत मकान बन रहे हैं, मजदूरी भी खूब अधिक मिलती है, वहां काम बहुत है। बस उसने दिल्ली आने की ठान ली, और अंततः वो एक रात मुरादाबाद पैसेंजर से वहां से रवाना होकर दिल्ली आ पहुंचा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 1, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।